नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित द्विवेदी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजेश पांडे द्वारा लिखी वर्चस्व का 19वां अध्याय, धमकाया मंत्री को। अगले दिन सुबह के अखबार में क्या निकला है, यह जानने के लिए श्री प्रकाश ने फोन किया तो बताया गया कि लालजी टंडन का बयान फिर आया है कि हम बहुत जल्दी श्री प्रकाश और उसके गैंग का खात्मा कर देंगे। व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। किसी व्यापारी से अगर कोई गुंडा टैक्स वसूल कर रहा है तो वह एसटीएफ से सीधे संपर्क करके उसको बताए। ये किस अखबार में निकला है? श्री प्रकाश ने पूछा। उधर से बताया गया, ये जागरण में छपा है। बाकी अखबारों में क्या क्या छपा है? उधर से हर अखबार की खबर अलग अलग पढ़कर बताई गई। लगभग सभी में लालजी टंडन का यह बयान छपा हुआ था। अंग्रेजी के अखबार के लिए श्री प्रकाश ने अनुज से कहा, तुम जरा उससे समझ कर बताओ। अनुज ने उससे बात की तो उसने बताया, भैया टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी पत्रकार ने और भी खराब लिखा है। ये दीपक शर्मा वाला अखबार कौन सा है? उसमें क्या लिखा है? श्री प्रकाश ने अनुज से पूछा। उसमें कुछ नहीं लिखा है। उसके अखबार पायनियर में वो लालजी टंडन का कोई बयान भी नहीं लिखा है। हाँ, यह जरूर लिखा है कि बिहार में भी श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत कायम हो गई है, अनुज ने बताया। अभी पहले लालजी टंडन से निपट लूं, श्री प्रकाश ने कहा। जरा दीपक शर्मा का नंबर देना, मैं उससे बात करूंगा। वो आदमी ठीक लगता है, सही बात लिखता है और उसका अखबार दिल्ली में ज्यादा पढ़ा जाता है। इतना कहकर श्री प्रकाश ने फोन रख दिया। श्री प्रकाश ने लखनऊ किसी को फोन मिलाया। फोन मिलाते ही वह नाराज हुआ और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, तुमको मैंने लालजी टंडन की कुंडली निकालने को कहा था, तुमने आज तक नहीं बताया। तुमको क्या लगता है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा? तुम साले जितना पैसा कहते हो उतना पैसा तुमको तुरंत दिलवा देता हूँ। मेरा माथा मत गरम किया करो। माथा गरम हुआ तो एक दाना तुम्हारी खोपड़ी में भी डालूंगा। पर भैया मैं कैसे खबर करूं? उधर से कहा गया। आपका मेरे पास कोई नंबर नहीं है। आपने कहा था कि फोन करके पूछूंगा। आपने फोन करके पूछा ही नहीं। मैंने पूरी कुंडली निकाल रखी है। अगर मैंने फोन नहीं किया था तो तुम गोरखपुर में ओम प्रकाश भैया को बता देते, जौनपुर में धन्नू पाठक को बता देते। मैं तुरंत फोन मिला लेता। आइंदा ऐसी लापरवाही मत करना। श्री प्रकाश आगे बोला, नर्वदेश्वर, तुम जानते हो मैं तुमको बड़ा काम ही देता हूँ और तुम्हें जब जब जरूरत पड़ी है पैसा दिला देता हूँ। हमारे काम में लापरवाही मत किया करो। अब ये बताओ, आज वो कहाँ पर है? श्री प्रकाश ने पूछा। भैया आज वो लखनऊ में ही है। कल मैं गया था। चौक वाले स्टेडियम में शाम को मीटिंग थी। लखनऊ भर के बनिए इकट्ठा हुए थे। किसी का जयंती समारोह था। मुझे नहीं याद है कि किसकी जयंती थी, लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हें माला पहनाई थी। नर्वदेश्वर बोला। माला पहनाने वाले सब लोग ऊपर ही थे कि नीचे से भी लोग गए थे? श्री प्रकाश ने पूछा। शुरू शुरू में तो नाम पुकार पुकार कर बुलाया जा रहा था और नीचे से भी लोग माला लेकर आते थे और उनको पहना देते थे। फिर उसके बाद लोग अपने आप पे लाइन लगाकर माला पहना रहे थे। नर्वदेश्वर बोला। कितने लोगों ने माला पहनाई होगी? श्री प्रकाश ने पूछा। भैया जब गले में मालाएं भर जाती थीं और गले में अटकने लगती थीं तो टंडन चश्मा निकालकर सब मालाएं निकलवा देते थे। मालाएं कुछ तो उसके सामने मेज पर रखी हुई थी और फिर बाद में मालाएं मंच के पीछे किसी आदमी को दे देते थे। थोड़ी देर में फिर वही मालाएं नीचे आ जाती थीं और लोग फिर हाथ में ले लेकर चलते थे। जब लोग माला डाल रहे थे तो मैंने भी गेंदे की एक माला ले ली थी और नजदीक से देखने के लिए उनको माला पहना दी थी। तुम उस समय कौन सा कपड़ा पहने हुए थे? श्री प्रकाश ने पूछा। भैया जीन्स पहनी थी और हल्के नीले रंग की टी शर्ट थी। पैरों में सफेद रंग का स्पोर्ट्स शू पहने थे। नरोदेश्वर बोला। भैया जब बहुत लोग आ गए तो टंडन ने मना कर दिया था। मंच का जो संचालन कर रहा था उसे बुलाकर कहा कि मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। फिर लालजी टंडन खुद बोलने लगे।
बोलने के बाद वो मंच से नीचे उतरे तो नीचे अखबार वाले खड़े थे। 4-5 टीवी कैमरामैन भी थे। उसी में किसी ने सवाल पूछा था कि आपके राज्य में व्यापारियों का इतना उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारी डर के मारे गुंडा टैक्स दे रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो फिर वो लालजी टंडन ने पूछा कि कौन इतना बड़ा गुंडा है कि लखनऊ का व्यापारी उससे डर रहा है। तो उधर वो रिपोर्टर्स की भीड़ में से किसी ने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ला। तभी टंडन ने कहा था कि पुलिस बहुत जल्दी पूरे गैंग का सफाया करने वाली है। भैया ये सुनकर मैं डर गया और वहां से मैं चला आया। तुम अकेले गए थे कि कोई साथ में था? श्री प्रकाश ने पूछा। नहीं भैया, मैं अकेला ही गया था। आप पहले भी बता चुके हैं कि किसी की कुंडली निकालते समय अकेला ही होना चाहिए। किसी को साथ ले जाने पर बात कहीं न कहीं लीक हो जाती है। नर्मदेश्वर ने कहा। वहां पर तुमको पहचानने वाला कोई था कि नहीं, या तुम्हारी किसी से मुलाकात हुई थी? भैया, मैंने अभी-अभी 4 महीने पहले देवरिया से आकर बीए में प्रवेश लिया है। लखनऊ में मुझे कोई नहीं जानता। ना कोई मिला, ना कोई पहचानता होगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ, आज उसका क्या प्रोग्राम है? आज तो भैया जो अखबार में उनका प्रोग्राम निकला है वह राजभवन के सामने विशेषैया हॉल में सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के किसी सम्मेलन में जाएंगे। उसके बाद का कार्यक्रम सचिवालय में ही है। बहुत अच्छा। जरा उसके ऑफिस का और घर का नंबर बताओ। ऑफिस और घर का फोन कौन कौन उठाता है, ये पता किया है कि नहीं? जी भैया, सब पता कर रखा है। फिर नर्मदेश्वर ने ऑफिस और घर का फोन नंबर नोट कराया और यह नंबर कौन उठाता है यह भी नोट करवा दिया। कुंडली तो अच्छी निकाली है, बस समय से बताते नहीं हो। अभी सब मैं चेक कर लूंगा। शाम को फोन करके बता दूंगा कि कहां से कितना पैसा मिलना है। शिव प्रकाश ने कहा। जी भैया, आपका आपका आशीर्वाद बना रहे भैया। नरुदेश्वर ने कहा। श्री प्रकाश ने नरुदेश्वर का फोन काटते ही लालजी टंडन के लैंडलाइन फोन पर फोन मिलाया। टेलीफोन उठाने वाले से कहा, सतीश, मैं भाजपा जिला अध्यक्ष बाबू से बोल रहा हूं। मंत्री जी से 1 मिनट बात करा दो, बहुत जरूरी बात है। सतीश ने कहा, 1 मिनट होल्ड करिए। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मंत्री जी को मैं लाइन दे रहा हूं। टंडन जी ने जैसे ही फोन उठाया वैसे ही श्री प्रकाश ने कहा, टंडन जी, फोन रखना मत, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। कौन बोल रहे हो? टंडन जी बोले, मैं श्री प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूं। श्री प्रकाश ने कहा, कौन श्री प्रकाश शुक्ला? मैं नहीं जानता। टंडन जी ने कहा। श्री प्रकाश ने कहा, टंडन जी, आप सब जानते हैं, मैं वही हूं जिसने वीरेंद्र शाही को तुम्हारे लखनऊ में ही 150 गोलियां मारी थी। मैं वही हूं जिसने जनपद के भरे बाजार में दरोगा आर के सिंह की खोपड़ी में 10 गोलियां उतारी थी। कुछ याद आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे और बताऊं। एक बात और, बात पूरी सुन लेना। फोन मत रखना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। फिर श्री प्रकाश धारा प्रवाह बोलने लगा। उसने कहा, आज अखबारों में बयान छपा है कि तुम्हारी पुलिस हमको मार देगी। तो टंडन जी, ये ध्यान रखिएगा कि तुम्हारी पुलिस को मैं जानता हूं। उसके अंदर इतना बूता होता तो पहले ही मार चुकी होती। लेकिन मैं तुमको 1 हफ्ते में मार दूंगा। मैं तो तुम्हें कल ही मार देता। और ये जो 100 आदमी खिलौना लेकर तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, ये सब भाग जाते। यकीन नहीं हो तो पता कर लेना। तुमसे बड़ा मंत्री था ब्रिज बिहारी प्रसाद, और जिस समय उसको पटना में मारा था उसके साथ दर्जनों असलाधारी थे। जब मार कर हम लोग चले आए तो उसके 20 मिनट बाद ये साले हवा में गोली चलाने लगे। इसलिए पुलिस की बात ना करो। कल चौक वाले स्टेडियम में जिस प्रोग्राम में तुम गए थे वहां मैं भी गया था। गया इसलिए था कि तुम बहुत व्यापारी व्यापारी चिल्ला रहे हो और मुख्यमंत्री का दबाव बनाते हो। पहले तुमको निपटा दूंगा, फिर पुलिस को देखूंगा। कल कल जब तुम स्टेडियम वाले प्रोग्राम में गए थे
पहले तो मंच वाले लोगों ने माला पहनाया, उसके बाद नीचे से लोग माला लेकर आ रहे थे और तुम्हें माला पहना रहे थे। मैं भी मंच पर गया था, मैंने भी माला पहनाई। उस समय 2 पिस्टल मेरी कमर में लगी हुई थी। मैंने जीन्स और नीले रंग का टी शर्ट पहन रखा था और स्पोर्ट्स शू पहने हुए थे। माला पहनाकर पैर भी छुआ था। मन तो हुआ था कि वहीं 10 गोलियां सीने में उतार दूं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले तुम्हें बता दूं, तब तुम्हें मारूंगा। मैंने किसी को कभी बिना बताए नहीं मारा है। गोरखपुर में किसी से पूछ लेना। वीरेंद्र शाही से कहा था कि होली से पहले मारूंगा और होली से पहले ही मारा। कल के प्रोग्राम के फोटो में आकर देख लेना। वहां से जब तुम निकल कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े थे तो मैं वापस चला आया था। आज अखबारों में पढ़ा कि गाड़ी में बैठने से पहले तुमने पुलिस वालों को बयान दिया था कि हमारी पुलिस बहुत जल्दी श्री प्रकाश शुक्ला और उसके गैंग का खात्मा कर देगी। आज के बाद मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, सीधे तुम्हारे पास आऊंगा। भैंसा कुंड जाने की तैयारी किए रहना। हाँ। लालजी टंडन का चेहरा फक पड़ चुका था। बोले, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये बयानबाजी बंद करो और जो तुम्हारा काम है वो करो। ये जो बार बार व्यापारियों के नाम पर मुख्यमंत्री को बरगला रहे हो, अगर ये दोबारा किसी अखबार में आ गया तो उस दिन से 1 हफ्ता गिन लेना। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। यह कहकर श्री प्रकाश ने फोन काट दिया। फोन रखकर लालजी टंडन ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, आप लोग जाइए, मैं तैयार होने जा रहा हूं, मेरी मीटिंग है। सभी लोग वहां से चले गए। लालजी टंडन ने अपने पीओ को तुरंत भीतर बुलवाया और अकेले में उसके कान में कहा, कल स्टेडियम में जो प्रोग्राम था उसके सारे फोटोज लेकर आओ और उसमें देखकर बताओ कि कोई लड़का जीन्स टी शर्ट और स्पोर्ट शूज में है कि नहीं है। साथ ही यह भी कहा, मैं तैयार होकर आता हूं, तब तक ये फोटोज आ जाने चाहिए। जी सर, पीए ने कहा। उस प्रोग्राम के संयोजक और पार्टी के लोगों से टंडन जी के पीए ने बात की और फोटोग्राफर का नाम पता किया और गाड़ी भेजकर तुरंत फोटो लाने के लिए कहा। यह भी हिदायत दी कि प्रोग्राम में मंच के सारे फोटो चाहिए, मंत्री जी के आने से लेकर उनके जाने तक के। ये सारे फोटोग्राफ मुझे आधे घंटे में मिल जाने चाहिए। लालजी टंडन जल्दी जल्दी नहाकर पूजा पाठ करके 1 घंटे में तैयार होकर निकले तो उनके पीए ने कहा, सर नाश्ता कर लीजिए, 11 बजे से विशेषज्ञ हॉल में मीटिंग है। पहले ये बताओ कि वो तस्वीरें मिली कि नहीं? लालजी टंडन ने पूछा। पीए ने कहा, बस थोड़ी देर में आ रहा है, फोटोग्राफर के यहाँ ही आदमी गया, सीधे वहीं से लेकर आएगा। अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, फोटो आ जाए तो लेकर आना, तब तक मैं नाश्ता कर लेता हूँ। लालजी टंडन बोले, सर वो पीडब्ल्यूडी वालों की मीटिंग फिर? पीए फिर बोला। लालजी टंडन जोर से डांटते हुए बोले, जो मैं कह रहा हूं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जाओ पहले फोटो लेकर आओ और जब तक फोटो नहीं आते तब तक कोई दूसरी बात नहीं करना। अब पीए की समझ में आ गया था कि कोई गंभीर बात है। मंत्री जी इस तरह से किसी बात के लिए जिद नहीं करते और सामान्य रूप से किसी कार्यक्रम के न तो फोटो मांगते हैं और न देखने की इच्छा करते हैं। पीए अपने कक्ष में बैठ गया और बार बार फोन करके लोगों से बात करता रहा कि फोटो कितनी देर में आ जाएगा। जिससे भी बात करता था सभी बताते थे कि बस 5 मिनट में। यह बात कहते हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। पीए भी झल्लाने लगा। उसकी समझ में आ रहा था कि कोई बहुत गंभीर बात है। अगर जल्दी फोटो नहीं मिला तो बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ेगी। वह अपना माथा पकड़कर बैठ गया। करीब 15 मिनट बाद मंत्री जी का अर्दली एक पैकेट में फोटो लेकर भीतर आ गया। पीए ने झपट कर वह पैकेट उसके हाथ से लिया। जल्दी जल्दी एक एक करके सारे फोटो देखने लगा और उसमें से 5-6 फोटो निकालकर अलग किए और सीधे मंत्री जी के कमरे में घुस गया। उसको देखते ही मंत्री जी ने पूछा, फोटो मिले? पीए ने कहा, हाँ मिल गए। पीए ने फोटो के लिफाफे को एक तरफ रखा और उसमें से निकाले हुए 4-5 फोटो उनके सामने रख दिए और बोला, सर ये मंच में माला पहनाने वालों की फोटो है। लालजी टंडन ध्यान से उन फोटोज को देखने लगे।
2-3 फोटो को देखकर उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। अपने पियो को नजदीक बुलाकर उन्होंने कहा, ये जीन्स और टी शर्ट वाले लड़के का फोटो सामने से नहीं खींचा हुआ है, चेहरा आधा ही दिख रहा है। ये फोटो हमें दे दो और फोटोग्राफर से कोशिश करो कि अगर सामने का कोई फोटो मिल जाए तो बताए। साथ ही पीए से यह भी कहा, गाड़ी लगाओ, अभी मीटिंग में नहीं जाऊंगा। उन लोगों को बता दो कि अपना कार्यक्रम शुरू कर दें, मैं 12 बजे पहुंचूंगा। पहले सीधे सचिवालय चलो। सचिवालय पहुंचकर टंडन जी ने सीधे डीजीपी को फोन किया और कहा, आप तत्काल सचिवालय पहुंचिए और अपने साथ एसएसपी, एसटीएफ जो हैं उनको भी साथ लेके आइए। वहां अपने स्टाफ के लोगों से टंडन जी ने यह कहा कि अभी डीजीपी और एसएसपी, एसटीएफ के लोग आ रहे हैं। जब तक वे लोग आ नहीं जाते मैं किसी से नहीं मिलूंगा। आधे घंटे बाद डीजीपी और अरुण कुमार लालजी टंडन के कक्ष में पहुंच गए। इनके आने पर मंत्री जी ने कहा, आप लोग पीछे वाले रेस्ट रूम में चलिए, मैं आता हूं। डीजीपी और अरुण कुमार उस कक्ष में चले गए। टंडन ने अपने पीओ को बुलाकर कहा, जब तक मैं डीजीपी से बात करूं ना तो किसी का फोन देना, ना ही कोई भीतर आएगा। कोई का मतलब कोई भी। इतना कहकर टंडन अलग से बने कक्ष में चले गए। डीजीपी ने उन्हें देखते ही कहा, सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ परेशान हूं, टंडन बोले। उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री लालजी टंडन ने पूरी बात उन्हें बताई। सुबह श्री प्रकाश शुक्ला का फोन आया था, मुझसे बहुत लंबी बात की और यह बताया कि कल मैं आपको चौक वाले स्टेडियम के प्रोग्राम में मार देता। उसने अपनी पहचान भी बताई और यह भी कहा कि कार्यक्रम के फोटो मांग कर पहचान कर लेना। मैंने कार्यक्रम के फोटो भी मंगा लिए हैं। एसएसपी, एसटीएफ, आप ये देखकर बताइए कि जो वह कह रहा है यह सही है या नहीं। फोटो में दिखने वाला आदमी श्री प्रकाश शुक्ला है या नहीं, और अगर वह श्री प्रकाश शुक्ला था तो यह बहुत गंभीर बात है। आप लोगों से जब भी पूछा जाता है आप लोग यह बताते हैं कि बहुत जल्दी पकड़ लेंगे या मार देंगे। मैं सरकार का वरिष्ठ मंत्री हूं और प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे पुराना आदमी। अगर मैं भी सुरक्षित नहीं हूं तो इतने बड़े पुलिस बल का क्या मतलब है। यह कहते हुए लालजी टंडन ने सारे फोटोग्राफ गुस्से में डीजीपी के सामने पटक दिए। डीजीपी ने सभी फोटोग्राफ अरुण कुमार के सामने रखे और मंत्री जी से कहा, सर हमें थोड़ा समय दीजिए, मैं इसको नजदीक से पहचानने वालों को दिखवा कर बताता हूँ। इन फोटोग्राफ्स में उसका चेहरा बगल से दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी तुरंत पहचान पाना मुश्किल है। ठीक है, आज शाम तक मुझे बताइए आप, लालजी टंडन ने कहा। डीजीपी ने एसएसपी अरुण कुमार से पूछा, अरुण कुमार तुम्हें क्या लगता है ये श्री प्रकाश है कि नहीं। सर मैंने भी फोटोग्राफी देखा है, सामने से नहीं देखा है। बगल से देखने पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हमारे पास एक आदमी है जिसने इसको बहुत दिनों तक नजदीक से देखा है, अभी उससे पहचान कराते हैं, अरुण कुमार ने कहा। अरुण कुमार ये मामला बहुत सीरियस है, शाम तक हर हाल में मुझे बताना होगा, डीजीपी ने कहा। ठीक है, अरुण कुमार ने कहा। डीजीपी को उनकी गाड़ी में विदा करके एसएसपी, एसटीएफ अरुण कुमार अपनी गाड़ी से ऑफिस की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्होंने राजेश पांडे को फोन करके पूछा, धीरेन्द्र सिंह अभी कहाँ हैं। हम लोग के पास ही हैं, राजेश पांडे ने कहा। आप तुरंत ऑफिस पहुंचिए, बहुत जरूरी काम है। जी पहुंच रहा हूं, राजेश पांडे ने कहा। थोड़ी देर बाद जैसे ही अरुण कुमार एसटीएफ कार्यालय पहुंचे, राजेश पांडे पहले से ही वहां मौजूद थे। अरुण कुमार ने डायरी में से निकालकर 5-6 फोटोग्राफ राजेश पांडे को दिए। टी शर्ट और जीन्स वाले लड़के का फोटो दिखाकर कहा, जरा धीरेन्द्र को दिखाकर यह पता करो कि यह श्री प्रकाश शुक्ला तो नहीं है। अभी बताता हूं, यह कहकर राजेश पांडे वहां से निकलकर अविनाश मिश्रा के साथ धीरेन्द्र के पास गए और धीरेन्द्र को फोटो दिखाया। धीरेन्द्र ने कहा, कपड़े और जूतों से तो वही लग रहा है, लेकिन चेहरे से बहुत समझ में नहीं आ रहा। बाल जैसे वह छोटे छोटे रखता था वैसे ही हैं, लेकिन नाक थोड़ी सी हटकर लग रही है। अविनाश मिश्रा ने कई बार जोर देकर कहा, बार बार देख लो और ये साफ साफ बताओ कि ये श्री प्रकाश शुक्ला है कि नहीं। धीरेन्द्र ने फोटोग्राफ को कई बार देखा, फिर बोला,
साफ साफ नहीं कहा जा सकता, शक्ल में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। बाकी चाल ढाल कपड़े सब उसके लग रहे हैं। सामने का कोई फोटो अगर हो तो स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। अगर उसी ने खुद फोन करके बताया हो कि फोटो में पहचान करा कर देख लो, मंत्री जी को माला पहना रहा हूं, तो इस बात में कितना दम होगा? राजेश पांडे ने फिर पूछा। अगर उसने ऐसा बताया है तो सही होगा, धीरेन्द्र सकपकाते हुए बोला। काफी पूछताछ के बाद राजेश पांडे फिर से अरुण कुमार के पास गए और उनको पूरी बात बताई। अरुण कुमार कुछ चिंतित हुए। कोई सीरियस बात है सर? राजेश ने पूछा। बहुत सीरियस है। फिर अरुण कुमार ने पूरी बात राजेश पांडे को बताई। धीरेन्द्र भी सही से नहीं पहचान पा रहा है और ना ही मना कर पा रहा है। इससे स्पष्ट है कि यह श्री प्रकाश हो सकता है। धीरेन्द्र को श्री प्रकाश को देखे हुए भी 7-8 महीने हो गए, राजेश पांडे ने कहा। पूरी बात सुनकर अरुण कुमार ने डीजीपी को फोन करके बताया। पहचानने वाले को भी दिखवा लिया गया। वह बहुत स्पष्ट रूप से ना तो हाँ कह पा रहा है और ना ही ना। 50-50% की संभावना है कि यह श्री प्रकाश शुक्ला ही हो। यह बात मंत्री जी से कहना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी वह गुस्से में है, तुरंत कहेंगे कि आप लोग इतने दिनों से रोज किस्सा कहानी बता रहे हैं, अभी तक आप उसको सही सही पहचान भी नहीं पाए। मेरे विचार से मंत्री जी को यह बताना उचित होगा कि लग तो वही रहा है। उधर से डीजीपी ने कहा। सर, आपको जो ठीक लगे, अरुण कुमार ने कहा। शाम को डीजीपी फिर से लालजी टंडन से मिलने गए और उन्होंने वही बात बताई जो अरुण कुमार से कही थी। लालजी टंडन का चेहरा फक पड़ गया। थोड़ा संभले और बोले कि यह तो बहुत खतरनाक आदमी है। इसका मतलब कल मैं बच ही गया। मेरे घर पर सुरक्षा बढ़ाइए। मैं अगले दिनों के सभी प्रोग्राम कैंसिल करता हूं, पर अब जल्दी इसका कुछ करिए वरना किसी दिन बड़ा कांड हो जाएगा। डीजीपी सिर झुकाकर सारी बात सुनते रहे, फिर वहां से चले गए। रात में लालजी टंडन ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया, अपने बेटे और परिवार के साथ बैठकर घटना का जिक्र किया। उनकी बात सुनकर पूरा परिवार डर गया। किसी ने कहा कि आप बंबई चले जाइए, तो किसी ने कहा कि कुछ दिन घर से बाहर मत निकलिए। लालजी टंडन ने कहा, देखो मैं राजनीतिक आदमी हूँ, 1-2 दिन तो बाहर रह सकता हूँ, लेकिन बहुत दिनों तक ना तो मैं घर के भीतर रह सकता हूँ, ना ही बहुत दिनों तक प्रदेश के बाहर रह सकता हूँ। लोग टीका टिप्पणी करने लगेंगे और ये राजनीति है। 15 दिन के लिए भी मैं प्रदेश से बाहर हुआ तो कोई दूसरा मेरी जगह ले लेगा। कितनी तपस्या के बाद तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। परिवार वाले बोले, लेकिन जिस तरह वो आपका पीछा करते करते आपके सामने तक आ गया था, वो कभी भी आपका नुकसान कर सकता है। मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, लालजी टंडन बोले। मैं किसी बहाने से केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाऊं। वहां के प्राइवेट वार्ड में कमरा मिल जाएगा। उसी के बगल के भी 2 कमरे खाली करा लिए जाएंगे। टेलीफोन कनेक्शन और पीए का कमरा वहीं बना लेंगे। जरूरी लोगों से बातचीत भी होती रहेगी, मिलने वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। कोई कार्यक्रम मांगने भी नहीं आएगा। अगर आता भी है तो डॉक्टर बता देंगे कि अभी बाहर जाने लायक नहीं है। महीने 2 महीने अगर वहां कट जाएंगे, तब तक दबाव बनाकर इसको पुलिस या तो पकड़ लेगी या मार देगी। मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत सख्त हैं। कोई भी ना तो इसकी पैरवी कर सकता है और ना पुलिस कोई ढिलाई बरत सकती है। परिवार वालों ने कहा, बिल्कुल ठीक, ये आइडिया सही है, लेकिन इसमें एक खतरा यह है कि अगर डॉक्टरों को जरा सा भी शक हो गया कि आप बीमारी के बहाने मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, तो यह बात बाहर चली जाएगी और बिना बात के बदनामी होगी। पहले डॉक्टर मालविया को बुलाकर सलाह ले लेते हैं कि किस बीमारी को बताकर वहां भर्ती हुआ जा सकता है, टंडन ने कहा। ज्यादा सीरियस बीमारी बताना भी ठीक नहीं होगा। हमारे ही क्षेत्र के लोग ये कहने लगेंगे कि अब इनको फलाना बीमारी हो गई है, जल्दी ठीक नहीं होंगे। ये पब्लिक है, नए लोगों की तलाश करने लगेगी। इसीलिए ऐसा कुछ बताना होगा जिसको डॉक्टर भी जानते हो कि ये महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगी। और यह भी
शक नहीं होगा कि बिना बीमारी की भर्ती हैं। इस बात पर सहमति बन गई कि कल पहले डॉक्टर मालवीय को बुलाकर सारी बातें समझ ली जाए, फिर उन्हीं से रिकमेंड कराकर भर्ती हो जाया जाए। अगले दिन डॉक्टर मालवीय बुलाए गए और उनसे अकेले में लालजी टंडन ने बात की। डॉक्टर मालवीय ने कहा, आपको अपेंडिक्स की थोड़ी समस्या पहले से है और अपेंडिक्स में इन्फेक्शन की बात कहकर सारी पैथोलॉजी जांच और सारे टेस्ट सिर्फ मैं ही करूंगा। दवाएं भी सिर्फ मैं ही लिखूंगा और रिकॉर्ड अपने पास रखूंगा। केवल आप केजीएमसी के प्रिंसिपल को बुलाकर उन्हें इशारा कर दें। ठीक है, टंडन जी ने कहा। अगले दिन शाम को लालजी टंडन अस्पताल पहुंच गए और प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो गए। दूसरे दिन सभी अखबारों में यह खबर छपी कि मंत्री लालजी टंडन अस्वस्थ हो गए और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। सभी अखबारों ने यह भी लिखा कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मंत्री को कोई गंभीर बीमारी है, इसलिए उनकी बीमारी के बारे में कोई भी डॉक्टर कुछ बताने को तैयार नहीं है। सुबह अखबारों की खबर के लिए जब श्री प्रकाश ने फोन किया तो उसको बताया गया कि अखबारों में निकला है कि मंत्री लालजी टंडन किसी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे ही श्री प्रकाश ने यह खबर सुनी, वह जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद श्री प्रकाश ने फोन रख दिया। उसके फोन रखने पर आश्चर्य से अनुज ने पूछा, भैया आज बहुत दिन बाद ठट्ठा मारकर हंस रहे हो? हैं? अभी बताता हूं, यह कहकर श्री प्रकाश ने नर्वदेश्वर को फोन लगाकर पूछा, नर्वदेश्वर बोलो, क्या इनाम चाहिए? बड़ी गजब की कुंडली निकाली थी तुमने टंडन की, कल वो अस्पताल में भर्ती हो गया। नर्वदेश्वर भी हंसने लगा। तुम कल आलमबाग में शक्ति ज्वेलर्स गया, चले जाना, श्री प्रकाश ने कहा। वहां पर एक मोटा सा आदमी रूपचंद्र मिलेगा, उसको बता देना कि अशोक सिंह ने भेजा है, वो तुमको 10,000 रुपए दे देगा। जी भैया। नर्वदेश्वर बोला। लेकिन 10,000 तो बहुत ज्यादा हैं। श्री प्रकाश ने कहा, बहुत बड़ा काम भी किया है तुमने, रख के रहना, कुछ दिन तक पैसे नहीं दूंगा तुम्हें, जाओ सिनेमा देखो और मौज मस्ती करो। नर्वदेश्वर ने कहा, ठीक है भैया। अब अनुज की तरफ देखकर श्री प्रकाश बोला, समझ रहे कि नहीं मैं किस लिए जोर जोर से हंस रहा था? अनुज मुस्कुराते बोला, जी भैया, मैं समझ गया। अब बस पुलिस बची है, पुलिस का एक बड़ा अफसर गिरा दूंगा तो पुलिस वाले कभी नाम भी नहीं लेंगे, उनके डीजीपी और मुख्यमंत्री चिल्लाते रह जाएंगे, पुलिस अपनी जगह से हिलेगी नहीं, फिर अपना काम पूरा हो जाएगा। अगले इलेक्शन में देखना, तुम दोनों का भी इलेक्शन लड़ाऊंगा, अपने सारे कैंडिडेट जीतेंगे, फिर मजा आएगा। मुख्यमंत्री भी बहुत तेजी पकड़ रहे हैं, उनको भी हरदम में लेने वाला काम मिल गया है, कल से वो काम भी शुरू करना है। हाँ? फिर श्री प्रकाश बोला, भैया यह तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप उत्तर प्रदेश में सरकार में होंगे और सूरज भान दादा बिहार में। सुधीर ने कहा। सुधीर की बात बीच में काटते हुए श्री प्रकाश ने कहा, सूरज दादा का एक काम अभी बाकी रह गया है, उनका काम पूरा हो जाए फिर उनके सामने कोई नहीं रह जाएगा और आराम से उनका वर्चस्व बिहार में बन जाएगा, कोई चुनौती देने वाला नहीं बचेगा। मैं समझ गया भैया, पप्पू यादव वाला काम हो जाए तो बिहार में सिर्फ दादा ही बचेंगे, आधे से ज्यादा टेंडर और सरकारी काम अब सूरज भान दादा के पास आ गया है, पप्पू यादव को निपटाने के बाद फिर कोई टेंडर लेने वाला दादा के सामने नहीं आ पाएगा। अनुज ने कहा, बिल्कुल सही पहचाना, श्री प्रकाश ने कहा। अब वही काम रह गया है, अब यह बताओ कि पहले दादा वाला काम बिहार चलकर कर लिया जाए या पहले यहाँ का काम निपटाया जाए। तो मित्रों, ये था वर्चस्व का 19वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।